बेवजह कर रहे हैं ना, पढ़ाई है तो अपना चले, बोलिए आगे बढ़िए। जल्दी करिए। एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर वाई, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। चलिए अब ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स का मान बताइए। क्या करिए, मान लीजिए पहले दोनों पक्षों का लग ले लीजिए, सही रहेगा ना। दोनों पक्षों का लाग ले तो बोलिए हो जाएगा वाई लाग एक्स, बोलिए प्लस एक्स लाग वाई इज इक्वल टू बोलिए लाग 1। आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बोलिए, अब यहां से अवकलन करिए, बोलिए लाग एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस प्लस वाई, है ना, वाई डी बाई डी एक्स लाग एक्स, पहले इसका लिया इसके सापेक्ष किया, फिर इसको लिया इसका किया, प्लस बोलिए लाग वाई डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स लाग वाई। कोई दिक्कत? और अब इसका करेंगे तो लाग 1 का मान 0, खत्म। अब खोलिए लाग एक्स डी वाई बाई प्लस वाई, इसका करोगे 1 बाई एक्स प्लस लाग वाई, बोलो इसका करोगे 1 एक्स 1 बाई वाई डी वाई बाई इक्वल टू 0। इसका करोगे तो 1 बाई वाई हो जाएगा, फिर वाई का करोगे तो डिवाई बाई एक्स। परेशानी? अब डिवाई बाई डी एक्स एक साइड में कर लो, डिवाई बाई तो लाग एक्स एक्स बटे वाई, देख लीजिए डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ लाग एक्स बच गया, यहाँ एक्स बटे वाई बच गया, और इनको उस पर ढकेल दो, बोलो माइनस वाई बाई एक्स माइनस लाग वाई। अब बोलो डिवाई बाई माइनस कॉमन ले लें तो वाई बाई एक्स प्लस लाग वाई, अब बटे प्लस एक्स बटे वाई हो गया। अब इसी पर छोड़ दिया जा सकता है, चेक करिए।
वो इसको हल कर लिया है, तो क्या दिक्कत है? वो लिख दिया है y प्लस एक्स लाग वाई बटे एक्स, फिर लिख दिया है y लाग एक्स प्लस एक्स बटे वाई, फिर गुणा करके वैसे कर दें। हाँ, मतलब उसका लघुत्तम ले लिया है, वैसे ही कर दें। आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हो गया, चलिए फिजिक्स निकालिए। और कोई डाउट? तो बेटा कल हम लोग जितना पढ़े हैं, किसी का कोई डाउट है? तो आपने यहाँ तक पढ़ा कि विद्युत अपघटन के फैराडे ने कुल 2 नियम दिए, यही बात ना, जिसे क्रमशः फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम और द्वितीय नियम कहते हैं। तो आइए फर्स्ट लॉ, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब कल जितना आपको मैंने बता रखा है, अगर आप उन सब चीजों का याद होगा, दिमाग में तो होगा ही, तो आपको यहाँ समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपने देखा कि हमने कल एक रजत वोल्टा मीटर लिया हुआ था, तो आपने सुना कि अगर वो रजत वोल्टा मीटर होगा तो उसका जो कैथोड होगा वह चांदी का बना होगा। कल ऐसी बात बताई गई। अब हमने इसके अंदर देखिए रजत वोल्टा मीटर लिए हैं, अतः सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी जली विलयन भर दिया। अब भर करके अब हमने इसको विद्युत मेन से कनेक्ट कर दिया, राइट है। यह है इसका धनोट यानी एनोड। और अब हम जब इसे मेन से जोड़कर बोलिए धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपने कहा कि धारा प्रवाहित करने पर यह अपने आयनों में टूटेगा, है ना प्रॉब्लम।
ये अपने आयनों में टूटता है, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, और ये अपने आयनों में तब तक टूटता है जब तक हम इसमें धारा प्रवाहित करते रहते हैं। सही है। और सिल्वर जाकर ऋणोद पर जमा होने लगता है, ठीक ना। और ये नाइट्रेट जो है एनोड पे आके जमा होने लगता है। कल का ऐसा पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ ये जो रेड से दिखा रहा हूं कौन जमा हो रही है, चांदी, यानी सिल्वर आयन आके यहाँ डिपोजिट हो रहे हैं। सही है। बोलिए कब तक जमा होते रहेंगे, धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब बोलो धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। बोलो यहाँ जो जमा हो रहा है वह यहाँ एकत्र हो रहा है, तो ये हो गया एकत्रित चांदी का द्रव्यमान। बोलो ये कब तक जमा होगा, तो आप कह रहे हो जब तक धारा बहेगी, तो धारा बहती है आवेश के रूप में, अर्थात आवेश जब तक आता रहेगा यहाँ ये जमा होता रहेगा। तब आपको नहीं लग रहा है कि ये द्रव्यमान और आवेश में एक रिलेशन है। कम डालोगे कम जमा होगा, अधिक करंट डालोगे, इसका मतलब वाह क्या बात है, समानुपाती। तो आज आपने पकड़ा, ये बात आपसे पहले फैराडे ने पकड़ लिया, इसलिए ये फैराडे का नियम हुआ, नहीं तो आप ही लोग का ये नियम होता। तो कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं फिर चांस मिलेगा। अब हम देख के पढ़ सकते हैं ना कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि रजत वोल्टामीटर में, ठीक है, क्या करें, आवेश प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्य उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए कितनी आसानी से बन गया, इसीलिए कहे कि कल वाला अगर याद है तो बहुत जल्दी आ जाए। अब कोई तकलीफ है, नियम कंफर्म लिख लीजिए। यदि किसी वोल्टामीटर में यदि किसी वोल्टामीटर में हो गया रखे हुए जलीय विलयन में आवेश प्रवाहित की जाए, आवेश प्रवाहित की जाए, लिखे बेटे, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड लिखिएगा एक वचन में ना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के प्रवाहित आवेश के, बोले क्या होता है, समानुपाती होता है। आया बेटा, कोई तकलीफ? तो अब रूल क्लियर हो गया ना। यानी कल आप पढ़े कि हम जब तक इसमें करंट डालेंगे तब तक यह टूटता जाएगा और इलेक्ट्रोड पर जमा होता जाएगा। इसका मतलब कि आप करंट डालो तो टूट कर जमा होगा, न डालो नहीं होगा, देर तक करंट डालो देर तक जमा होगा। इसका मतलब कि जो द्रव्यमान एकत्र हो रहा है वह डिपेंड कर रहा है आवेश की मात्रा। तो इसीलिए रूल
समझ आ गई? ये भी प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे माना कि Q आवेश हो गया, T समय तक प्रवाहित करने पर, सीख लीजिए तो उतारिए, प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित द्रव्यमान, है ना बेटा? इलेक्ट्रोड एकत्रित द्रव्यमान बोलिए m है, इसलिए नियमानुसार बोलिए क्या नियम है कि द्रव्यमान जो जमा होगा वह आवेश के समान, तो बोलो बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक देंगे ZQ। अब बोलो m बराबर ZQ, Q बराबर बोलो IT, बन गया, आ गया फार्मूला। जहां Z क्या है, एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विरातु, विद्युत रासायनिक। अब ये क्या होता है बात करते हैं, पहले रूल क्लियर हो गया? कोई डाउट? जल्दी करिए।
जब हम कल का पढ़े हुए हैं रजत वोल्टामीटर के बारे में, तो ये रजत वोल्टामीटर है। इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन रख करके जब विद्युत मेन से धारा प्रवाहित किया, तो बताइए अब ये अपने आयनों में टूटने लगा। चांदी कहाँ जमा होगा? ऋणोद पर। और ऋण नाइट्रेट आयन कहाँ जमा होगा? धनोद पर। अब कल आपने पढ़ा कि ये तब तक टूटता रहेगा जब तक आप इसमें धारा प्रवाहित करते रहोगे। ये बात ना। अगर आप धारा प्रवाहित करना बंद कर दो तो ये आयनों में टूटना भी बंद कर देगा। सही है? तब ये आयनों में टूटना भी बंद कर देगा। अब कोई तकलीफ? अर्थात ये तब तक यहाँ टूट के जमा होता रहेगा जब तक आप इसमें धारा यानी आवेश प्रवाहित करते रहोगे। तो बताओ, अगर आवेश प्रवाहित करना जारी रखें तो ये जमा होना भी जारी रखेगा। कम प्रवाहित करें तो कम जमा होगा, ना प्रवाहित करें तो। इसका मतलब कि द्रव्यमान और आवेश में कोई एक रिलेशन है। तो जब एक पक्ष के साथ जैसा हो वैसा ही दूसरे के साथ भी हो, तो बोलो इस संबंध को समानुपाती कहते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ जो जमा द्रव्यमान हो रहा है वह आवेश के समानु। बस इसी को लेकर फैराडे ने फर्स्ट लॉ तैयार कर दिया कि किसी भी वोल्टामीटर में अगर हम समान आवेश यानी कि आवेश प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसी को हम फैराडे का फर्स्ट लॉ। आया समझ में कि अभी नहीं आया? तो आ गया तो वही हमने यहाँ डिराइव कर लिया, सामने है आपके। तो हमने कहा कि जहां जेड है एक नियतांक और इस नियतांक को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब ये सूत्र तैयार हो चुका है। यम क्या है ये भी आपको पता है। यम है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला, यही है ना बेटा, होने वाला द्रव्य। वैसे शर्त में ही सब आ जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आप कितनी बार भी समझा दो कि ये सूत्र लिखने के बाद ये सब लिखना होगा इम्तिहान में भी, तो नहीं लिखते। और फिर वो कम नंबर पाते हैं तो कहेंगे हम तो सब लिखे थे। तो सिस्टम होता है ना कोई चीज लिखने का, उसको फॉलो नहीं करोगे तो नंबर कम ही नहीं भी आ सकते। तो बोलो, इस तरह सूत्र बनाने के बाद लिखना पड़ेगा। बोलो आई कौन है? तो तुम्हें पता है आई है प्रवाहित धारा, और टी कौन है? समय। बन गया। तो सूत्र आ गया यम बराबर जेड आई टी, जहां जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब सही है? तो अब हमारा अगली बात इसी को लेके होगी कि ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। राइट? अब कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है ये खुद हमको बता देगा क्या होता है। चले इसकी सुन लेते हैं। आइए देखिए। अब बोली ये सूत्र हमको फर्स्ट लॉ से पता हो चुका है ना, और इस फर्स्ट लॉ के ही डेरिवेशन से ना इसका जन्म हुआ है। तो जहां से जो चीज मिलती है वहीं से हम चलते हैं।
तो अब हमने लिख दिया कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? फैराडे के फर्स्ट लॉ से। अब देखिए, हम जानते हैं जब भी कोई चीज पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, तो जब आप सीखेंगे तब आएगा, उतारने से नहीं आएगा। और इसमें कुछ लोग को ये बीमारी लगी हुई है और वो इसका इलाज नहीं करना चाहते, इसीलिए उनको 1 मिनट के बाद ज्यादा देर वो बात याद नहीं रहती। एक दिन तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट के बाद वो फिर कहेंगे सर हमको फिर से बता दीजिए। तो इसलिए कि उनको वो याद करने का ही उनके पास केवल गुण है, सीखने का गुण है ही नहीं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, फिजिक्स में एक राशि है क्या? हर चैप्टर में 20-25 राशि, तो कहाँ से आएगा? तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अब हम लिख दिए फैराडे के प्रथम नियम से। बोले क्या हमको ज्ञान हुआ है? M बराबर ZIT। और बोलो हम Z की तलाश कर रहे हैं। पढ़ो क्या लिखे थे हेडिंग में, विद्युत रासायनिक, यानी किसकी तलाश कर रहे हैं? तो बोलो यहाँ से Z निकाल लो ना। बोलो Z बराबर M/IT। इधर गुड़ा है, ये भी समझाना पड़ रहा है इंटर के बच्चे को, क्योंकि कुछ को ये भी नहीं आ रहा है कैसे हो गया। यहाँ गुड़ा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, पक्षांतर में यही होता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, गुड़ा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो यही होता है। तो बोलो इधर चला गया। अब आ गया आपका Z। अब इसी से परिभाषा पूछ लीजिए, क्योंकि हमने आपको परिभाषा से सूत्र बनाना और सूत्र से परिभाषा बनाना दोनों सिखा रखा है। तो आइए परिभाषा बनाते इसके। अब सीखिए कैसे बनेगा, जिसको नहीं ज्ञान है वो ज्यादा ध्यान दे। अब देखो लिख दे रहे हैं परिभाषा के लिए, क्योंकि हम परिभाषा बनाने जा रहे हैं, जिसको हम पहले लिखा करते थे फॉर डेफिनेशन। तो कुछ लोग को अंग्रेजी से भी दिक्कत है, तो इसलिए लिख रहा हूँ हिंदी में। अब हमको दिक्कत शुरू हो जाती है। परिभाषा के लिए लिख दिया। जो बताओ, जो बटा के नीचे रहता है उसे तुम एकांक पढ़ते हो ना। एकांक माने एक अंक, यानी एक इकाई। तो बोलो ये कह रहा है यदि I का मान 1 एम्पियर हो जाए और T का मान 1 सेकंड हो जाए, ये सेकंड का संकेत है। तो देखो दो लोग बटा के नीचे थे, तो जो बटा के नीचे होते हैं उन्हें एकांक कहते हैं। एकांक का मतलब उनका मान 1 रहेगा, तो इनका और इनका मान 1 रख दिया। अब जब रख दिया तो बोलो Z बराबर M हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? Z बराबर M बटे 1 गुणे 1। ये भी लिख रहा हूं भाई, चलो। अब बोलो 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, भाग दोगे तो M हो जाएगा। तो अब तुम बता दो Z जो है M के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब हो गया बेटा, तो परिभाषा बन के तैयार है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रो, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। अब पढ़ने भी नहीं आ रहा है। द्रव्यमान, अब देखो सब बैठा है पढ़ने के लिए, पूछा हमने कहा पढ़ो, चुप। अरे भाई अब एक उपाय कौन? पढ़ो, लिखा हुआ हिंदी में लिखा हो तो नहीं उर्दू में लिखा है। तो बोलो ये क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो ये क्या लिखा हुआ है कि क्या है? बराबर है। यहाँ बराबर लिखा हुआ है। समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है, इसे समानुपाती नहीं पढ़ते, इसे बराबर पढ़ते हैं। अजीब अजीब समस्या है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इलेक्ट्रोड पर जमा हुए द्रव्यमान के बराबर है। कब? जब उसके अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की गई। अब हम यहीं से कान पकड़ लें। किसी वोल्टामीटर में रखे पदार्थ के जलीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए,
तो इलेक्ट्रोड पर जितना द्रव्यमान एकत्रित होता है यानी जमा होता, वही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। आ गया? फिर पढ़ रहा हूं, जिसको बोलना होगा बोलेगा, नहीं बोलना होगा नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी। किसी भी वोल्टामीटर के अंदर रखे पदार्थ के जलीय विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जितना द्रव्यमान एकत्रित होता है, वही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। दैट्स क्लियर? हाँ, कोई बोलना चाहे तो बोलिए, बोलिए बेटा। पदार्थ ठीक, बैठ जाइए, लिखिए बेटा, बैठ जाइए। किसी भी, लिखिए लिखिए, किसी भी वोल्टामीटर में किसी भी वोल्टामीटर में रखे पदार्थ के जलीय विलयन में जलीय विलयन में 1 एम्पीयर की धारा यदि 1 सेकेंड तक मास्क लाए हो तो मास्क लगाइए, नहीं तो सबको हो जाएगा, इस समय बीमारी ऐसी चल रही। मुझको ये सब सीबीएसई बोर्ड वालों से हुआ था, उसमें 2-3 मिला तो सब जुकाम बुखार से पीड़ित थे, और उसी की वजह से मुझे ट्रांसफर हुआ, जो मैं 3 दिन से परेशान। अगर मास्क हो तो लगा दीजिए, उससे आपका भी भला होगा, दूसरे का। हाँ चलिए बेटा, क्या लिख रहे थे? प्रवाहित की जाए, लगाइए, लगा के तब लिखिए। प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जितना द्रव्यमान एकत्रित होता है, इलेक्ट्रोड पर जितना द्रव्यमान एकत्रित होता है, हो गया, वही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। हो गया? एक बार आप पढ़ लीजिए, मन में देख लीजिए, अगर दिक्कत हो रही तो दोबारा समझाए। आइए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था ना आपसे कि इसका इस्तेमाल 2 जगह है, यानी कि केमिस्ट्री को भी मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स में तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसलिए इसका 2 जगह इस्तेमाल है। केमिस्ट्री के वॉल्यूम फर्स्ट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, और यहाँ आपके विद्युत धारा में है, तो इसलिए आपका एक जगह से 2 लाभ होने वाला है। तो अब बोलिए, क्लियर हो गया सबको? अब आइए इसकी इकाई बीमा ले लें तो फिर आगे बढ़े।
जय श्री राम। आइए, यूनिट इकाई। देखिए, हम जानते हैं कि z बराबर होता है m अपान आई टी। हो गया ना? तो बोलिए m के एस में द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, धारा को एम्पियर में और समय को तो किलोग्राम प्रति एम्पियर सेकेंड। अब आपको एक चीज और पता है कि एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं, तो इस तरह अब इसकी इकाई हो गई किलोग्राम प्रति कूलम या किलोग्राम प्रति कूलम, ऐसे लिख सकते। तो ये बेटा इसकी इकाई हो गई। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें बीमी सूत्र की, तो आप जानते हो द्रव्यमान का बीमा किलोग्राम का बीमा m, आवेश का बोलो AT के पावर -1। अब खोल दो तो m t के पावर -1 a के पावर -1। अब मैंने 12 में आपको एंट्री करते ही पहले चैप्टर में सिखाया था कि यहाँ की सभी राशियों का बीमी सूत्र m के ऐसे सिस्टम में निकालेंगे, यानी MLTA के पद में। तो इसलिए अब आप लिख सकते हैं m पावर 1 l पावर 0 t पावर -1 a पावर -1। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये तो कोई भी नहीं पूछेगा ये सब क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये तो 11 का पॉइंट है, सबको आना चाहिए। ओके, जल्दी करें। तेज चलिए। हो गया जी। अब आइए यहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा की परिभाषा बनाएंगे। और आपको यहाँ बताने से पहले बता दूं कि एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा की परिभाषा आपने 9-10 दोनों में पढ़ी है। अब इंटर में आने के बाद 12 में आपको 2 डेफिनेशन दी जाएगी, एक यहाँ करंट में दी जा रही है और एक परिभाषा दी जाएगी आपको चुंबक में। अतः आपके पास एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा की 2 परिभाषा होगी और एग्जाम में आना ही आना है। तो आने पर आपको दोनों परिभाषा नहीं लिखना है, जो आप समझें अपने लिए बेहतर वो लिख लें, क्योंकि एक ही चीज की 2 नहीं 10 परिभाषा भी दोगे तो नंबर तो उतने मिलेंगे ना। फिलहाल इसकी 10 परिभाषा नहीं है, 2 ही परिभाषा है, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। आप उसमें से किसी एक का चयन कर सकते हो। इट नीड नॉट टू राइट बोथ, मतलब दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो अच्छा लग गया वो आपने लिख लिया। आइए फिलहाल हम उस ओर चले, और उससे पहले एक बात और खास रूप से समझा दें जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए काम लेगा। आपको याद होगा कि हम लोग इस समय विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पढ़ रहे हैं, इकाई पढ़ रहे हैं, बीमा पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया ना कि जेड को हमने स्थिरांक घोषित किया था, याद है कि फिर समझाएं? बहुत बढ़िया है, 2 ही 4 लोग तो ध्यान से पढ़ रहे हैं, बाकी तो बस लिखने के चक्कर में पड़े हैं। तो जेड को हमने स्थिरांक घोषित किया था। स्थिरांक अर्थ समझते हैं ना, जिसका मान नियत रहे, अर्थात वो न बदले। तो यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है
कि आप जैसा वोल्टामीटर लेंगे, बोलो उसके अंदर जो पदार्थ घोला जाएगा वो उसी का होगा। जैसे चांदी का है तो सिल्वर नाइट्रेट, कल बता रहे थे, तांबे का है तो कॉपर सल्फेट, याद होना ही चाहिए। तो जिसका आप लोगे वही धातु होगा। तो हर धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग अलग होता है, लेकिन एक धातु का तो निश्चित रहेगा ना। जैसे अब चांदी का ले लिए तो चांदी का तो फिक्स हो गया जितना होता है, अभी बताऊंगा कितना होता है। लेकिन अब चांदी की मात्रा यानी सिल्वर नाइट्रेट का मात्रा चाहे तुम 100 ml लो, चाहे 150 ml ले लो, चाहे 1 लीटर ले लो, इससे कोई फर्क, बस फर्क यही है कि करंट डालोगे वो टूटेगा और जाके चांदी जमा होगा। और वो चांदी जमा तब तक होता रहेगा जब तक उसमें धारा प्रवाहित तो होती रहेगी। लेकिन जमा तो चांदी ही होगा ना। तो 100 ml लिए हो तो 100 ml में 100 ml में जितनी चांदी होगी जमा हो जाएगी। 200 ml लोगे उसमें जितनी होगी जमा हो जाएगी। अर्थात जितनी लोगे उतनी जमा होगी, पर उसके जमा होने की जो दर है वो करंट और धारा पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि सूत्र यही सिखा रहा है, Z बराबर M/IT। यस। तो एक धातु के लिए बेटा नियत होती है, चाहे उसकी मात्रा थोड़ी ली जाए या ज्यादा ली जाए। अब समझ गए ना। इसी तरह भिन्न भिन्न, जैसे कॉपर का जितना जेड होगा वो अलग होगा, सिल्वर का है अलग होगा, गोल्ड का है अलग होगा। मतलब जिस धातु का लोगे हर का तुल्यांक अलग, लेकिन एक का तो नियत रहेगा। सही है। तो इसे विशेष नोट करके लिखो, क्योंकि ये बात कितना भी समझाया जाए सवाल लगाते समय सब गलती करते रहते हैं। तो विशेष नोट करके लिखो। बोले लिखो, एक धातु के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक धातु के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। क्या होता है? निश्चित होता है, यानी नियत होता है। हुआ? निश्चित होता है, परंतु भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। आया बेटा? भिन्न भिन्न होता है। अब श्योर हो गया। तो हम रजत वोल्टामीटर की बतिया रहे हैं, क्योंकि इसी रजत वोल्टामीटर पे ही एक्सपेरिमेंट करके हमें Z की परिभाषा दी गई है और एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा दी गई है। तो इसलिए हम इसका तो याद ही रखना पड़ेगा कितना होता है विरातु। विरातु मतलब विद्युत रासायनिक तुल्य। आइए अब देखिए, अब तक आपने यहाँ 3 बातें सीखी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, इकाई, विमीय सूत्र। अब ये चौथा सवाल, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जेड का आंकिक मान, किसके लिए? चांदी के लिए। तो अगला पॉइंट दीजिए, जेड का आंकिक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। चले बेटा देखिए, रजत वोल्टामीटर के लिए अर्थात चांदी के लिए जेड का मान होता है
1.118 into 10 to the power minus 6 किलोग्राम प्रति कूलम। अभी पढ़े थे, किलोग्राम प्रति इकाई होती है। तो इसके जेड का मान है 1.118 प्रति कूलम। आ गया? अब चलिए हम आपको एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर धारा की परिभाषा बताते हैं, सीखिए। एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर धारा की परिभाषा। अब देखिए कैसे बनाते हैं, इसको भी आप सीख लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अभी अभी हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ में देखा कि हम इसमें अगर करंट डालते हैं तो चांदी जाके इलेक्ट्रोड पे जमा हो रही है और वह आवेश की समानुपाती है, ऐसा आपने पढ़ा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं कि m बराबर ZIT और मुझे I चाहिए। तो बोलो Z बराबर, आपने अभी अभी पढ़ा, m/IT। अब आपने कहा कि सर अगर आप परिभाषा बनाना चाहते हैं तो बटा के नीचे वालों को एकांक कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये भी नहीं कि 2-4 दिन पहले कहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, मैंने कहा था 1 मिनट पहले कही हुई बात भी नहीं याद रह रही है। बेटा पैर को ना एकदम 90 अंश पर मोड़ लो तो आपका माइंड सही रहेगा। जहां फैला दोगे शरीर रेस्ट में चला जाए। कारण क्या है, हमारे बॉडी का जब हम खड़े रहते हैं तो एक जगह ग्रेविटी बनती है, जब बैठ जाते हैं तो कमर के नीचे की ग्रेविटी अलग, कमर के ऊपर का अलग बन जाता है। तो हमको 2 फोर्स खींचने लगते हैं। अब वहां से हमारा सेंट्रीफ्यूज जो हमारा संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। उसको तन्नी से और फैला दिए तो बॉडी अब धनुष के आकार की हो जाती है और तब उसका फिर एक नया ग्रेविटी बन जाता है। तो उसी के हिसाब से आपका बॉडी रिएक्ट करता है। इसलिए अगर हम अपने पैर को, कुर्सी इसीलिए दी गई, इसीलिए बेंच नहीं लगवाया मैंने। कुर्सी के पीछे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है कि कुर्सी पे ही आपको क्यों पढ़ाता हूँ, तो इसका बहुत कॉन्सेप्ट है, बट हमको इस समय वो बात नहीं करनी है। तो अगर आप बैठते समय ये पैर को 90 डिग्री पे रखो और कमर को बिल्कुल इरेक्ट, कमर को भी 90 पे रखो, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे और कभी भी दिमाग क्लासरूम के बाहर नहीं जाएगा। ये साइंटिफिक बात है, बट इसको आप पालन नहीं करते हो तो आपको समझ नहीं आती जल्दी। वो कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि पहले जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो यही सब बताता हूँ, बेटा कैसे पढ़ना होगा, कैसे करना होगा, तो आप इसको केयर करो। Z इज इक्वल टू m/IT। अब देखो, अभी आप कह रहे थे परिभाषा के लिए, अब मैं लिख दिया। जब मैं ऐसे लिखता हूं परिभाषा के लिए तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट केवल डेफिनेशन पे लागू होगा, सवाल पे लागू, इसलिए इसका मतलब होता है। तो अब हम क्या करें, आपने कहा था कि सर जो बट्टा के नीचे होगा उसे यूनिट लिया जाएगा, एकांक माना जाएगा। तो बोलो यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, तो अब बोलो Z बराबर M के, और बोलो अभी अभी Z का मान हमने निकाला है तो 1.118। अब रख दिया, नहीं वो जब सवाल लगाते तो यूनिट नहीं लिखते ना, तो अब ये लिख के बराबर m हो गया। अब देखो तुम्हारी कहानी कुछ बदल चुकी है। अब ये कहानी अभी Z की परिभाषा जैसी अब नहीं रह गई है।
अब देखो ये क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से इसकी बात। ये कह रहा है कि अब इसका नाम बोलिए रजत वोल्टामीटर। अभी पहले पढ़ रहा था तो कह रहा था किसी वोल्टामीटर में, अब ये किसी को कह रहा है क्योंकि आपने जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है वो किसका है, यानी अब वो किसी शब्द हट गया, इसलिए करो थोड़ा देखो कहानी चेंज हो गई है। अब आप इसको किसी नहीं बोल सकते क्योंकि आप प्रतिबंध में फंस चुके हैं। तो रजत वोल्टामीटर में बोलो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान कितना जमा होना चाहिए, 8, कितने समय में, वाह क्या बात है, बन गई परिभाषा। रजत वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड पर 1.118 गुणे 10⁻6 द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, किलोग्राम चांदी 1 सेकंड में जमा कराने के लिए जितनी धारा की आवश्यकता होती है उसे एक अंतरराष्ट्रीय धारा आ गया। चलिए वह फिर से सुनते हैं। रजत वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि हमने पहले ही ये हिंदी में इसीलिए लिखा था कि ये सब पढ़ेंगे भी तो याद हो जाएगा। ये हम क्या लिखा था, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान, तो जरूरत है पढ़ने की तो पढ़ दो ना। रजत वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड पर 1.118 गुणे 10⁻6 किलोग्राम चांदी, इस पे कौन जमा होने जा रहा है, चांदी, चांदी जमा कराने के लिए कितने समय में, 1 सेकंड में जितने धारा की आवश्यकता होती है उसे हम धारा कहते हैं। आ गया जी। चलिए उल्टा बोलते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा, धारा का वह मान है, एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा, धारा का वह मान है जिसे 1 सेकंड के लिए रजत वोल्टामीटर में प्रवाहित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड पर 1.118 गुणे 10⁻6 किलोग्राम चांदी जमा करवा देता है। तो क्या कि नहीं, हमने उल्टा भी पढ़ दिया सीधा भी पढ़, यानी कहने के 2 तकनीक बता दिए। बोला जा सकता है कि फिर से पढ़े, तो कोई बोलना चाहे तो बोलिए, लिखिए, करिए। एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा, धारा का वह मान है एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर धारा, धारा का वह मान है जिसे रजत वोल्टामीटर में 1 सेकंड प्रवाहित किया जाए। एक सेकंड प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर वह 1.118 गुणे 10⁻6 किलोग्राम चांदी मुक्त करा देती है। 1.118 गुणे 10⁻6 किलोग्राम चांदी
मुक्त करा देती है, यानी मुक्त कर देती है। तो उसी धारा का नाम है एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर धारा। अब सही है, वो आप लिख चुके हैं, शुरू में ही लिख चुके हैं, लिखे है ना, एक अंतरराष्ट्रीय धारा, एक अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर धारा, धारा का वह मान, तो आपने पहले ही लिख दिया है। अब कोई डाउट है? तो अभी तक हम आपको जितनी बातें बता रहे थे फर्स्ट लॉ पर आधारित चल रहा था। अब कहां चलेंगे? दीजिए फैराडे का सेकेंड लॉ, यानी विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बेटा, विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। अब आइए देखिए द्वितीय नियम क्या होता है। ये देखिए द्वितीय नियम में फैराडे साहब ने एक वोल्टामीटर न लेके एक से ज्यादा वोल्टामीटर लिया। अभी फर्स्ट लॉ कितने पर बन रहा था, और अब द्वितीय नियम में उन्होंने कितने लिए? कम से कम दो, अधिक से अधिक जितना ले लो। अब ये देखो 2 वोल्टामीटर हम ले लिए, आप जरा नोटिस करना कायदे से, बल्कि लिखना बंद करके करना। बोलो आप कल का पढ़े हो वोल्टामीटर क्या होता है? पढ़े हो कि वोल्टामीटर में बेलनाकार या आयताकार किसी भी पदार्थ की बनी एक बॉडी ले लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक धन प्रकृति का, एक ऋण प्रकृति का, ऐसा आपने कहा था। तो जो कहा है वही पढ़ रहा हूं। बोलो ये भी वोल्टामीटर है तो इसमें भी सेम बातें होंगी। ये रहा, हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि एक में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रख लिया, अर्थात रजत वोल्टामीटर। दूसरे में उन्होंने कॉपर सल्फेट का विलयन रख दिया, यानी ताम्र वोल्टामीटर। और अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने श्रेणी क्रम कहा, आपके दिमाग में पिछले दिनों का पढ़ाया हुआ श्रेणी का 5 सिद्धांत आ गया होगा। नहीं आ गया तो आपकी कमजोरी है, उसको आप ठीक करेंगे, दूसरा कोई नहीं ठीक करेगा। क्योंकि अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कैपेसिटर का भी याद दिलाया, रेजिस्टेंस का भी याद दिलाया, और आपको पूरा बाकायदे लिखवाया कि जब भी कभी श्रेणी की सवाल आएगी तो ये 5 बातें खोपड़ी में रहनी चाहिए, नहीं है तो सवाल नहीं लगेगी। तो आपने अच्छे से मैनेज किया होगा। आइए मैं आपके सामने लेता हूं। मैंने कहा कि श्रेणी में जोड़ दिया, तो आप भी कहोगे सर श्रेणी में तब जुटेगा जब एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ेगा, यही श्रेणी है ना। और अब हम इसको एक मेंस से जोड़ते हैं, देख लीजिए जुड़ गया। अब आप बताइए, श्रेणी का पहला रूल यहां लग गया कि श्रेणी में धारा वन वे जाती है और समान आवेश की जाती है, ऐसा पढ़े थे ना। गुड। बोले अगर यहां से आई करंट आई तो Q बाई टी, यानी कि Q आवेश इसमें भी जाएगा, इसमें भी Q जाएगा, और बोलो उतने ही समय तक जाएगा जितनी समय तक धारा बहेगी, अर्थात T समय तक बही तो T समय तक Q इसमें भी गया और इसमें। हेलो, प्रॉब्लम? फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि ये घटना विद्युत अपघटन की है, जितनी देर तक धारा प्रवाहित करोगे उतनी देर तक यह आयन में टूटेगा। टूटेगा, बोलो बेटा। ये टूट गया सिल्वर आयन में, ये टूट गया नाइट्रेट आयन में, बोलो ये भी टूटे। अरे वाह क्या बात, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। यहाँ सल्फेट लिखा है तो नाइट्रेट कहां से आ जाएगा भाई, बड़ा आश्चर्यजनक।
हो गया। अब आप बताओ, इसके कैथोड पर चांदी यहां जमा होगी कि नहीं जमा होगी? यहां बोलो कॉपर जमा होगा, होगा। अब जो ये जमा हो रहा है, अगर मान लो इसका द्रव्यमान m1 है और इसका, तो ये रूल क्या कहता है? घटना तो ही ना घटने वाली है कि और कुछ होने वाला है। रूल के अनुसार करंट डालो, आयन में टूटेगा, जाके इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। तो ये कहते क्या है अपने सेकेंड लॉ में? ध्यान से सुनो। ये कहते हैं कि अगर किसी भी दो या दो से अधिक वोल्टामीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान समय तक समान आवेश प्रवाहित किया जाए, इसमें तो कोई कठिन नहीं लगा। समान समय तक समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले द्रव्य अपने अपने तुल्यांक भारों के, इसके पहले जो आया था वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, अब जो शब्द बोला गया वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं बोला गया, तुल्यांकी भार बोला गया। जो आपने 9 में सीखा, 10 में सीखा, 11 के पहला जो खंड आपका केमिस्ट्री का था, जहां आपने केमिस्ट्री में प्रवेश किया, पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं। वहां आपने पढ़ा तुल्यांकी भार, परमाणु भार, नार्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब पहला चैप्टर 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो वो तुल्यांकी भार बोल रहा हूं। अपने अपने तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। आ गया जी? यानी क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। यदि दो या दो से अधिक वोल्टामीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान समय तक समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो उनके उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले द्रव्यमान अपने अपने तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। अंडरस्टूड? यानी कि अब अगर मैं इसको शुद्ध रूप में लिखूं तो ये कह रहा है कि द्रव्यमान अपने अपने तुल्यांक भार को, तुल्यांकी भार को मैं W से शो कर रहा हूं, तो इसलिए ये 2 है। तो बोलो अब कह सकते हैं m1 अपान m2 बराबर W1 अपान W2। तो देख लीजिए अपने अपने द्रव्यमान जो है अपने अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती है कि नहीं? यही है फैराडे का सेकेंड। आ गया है जी? कोई तकलीफ? फिर कह रहा हूं अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कहे, नहीं तो फिर तो लिखना आपका धर्म ही है। दो या दो से अधिक वोल्टामीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान समय तक समान आवेश यदि प्रवाहित किया जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्र होने वाला द्रव्यमान अपने अपने तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, अर्थात m1 अपान m2 इज इक्वल टू W1 अपान W। जहाँ m1 है पहले इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान, m2 है दूसरे वोल्टामीटर के इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान, W1 है पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार और W2 है दूसरे पदार्थ। आ गया जी? कहिए अगर कोई कहना चाहे तो। शाबाश बेटा। आई बोल वाह क्या बात है श्रद्धा, बहुत बढ़िया बेटा, बस ऐसे ही खड़ा होना सीख जाओ। गुड। ओके बेटा, लिख लीजिए। लिखिए, यदि दो या दो से अधिक वोल्टामीटरों को एक वोल्टामीटरों को श्रेणी क्रम में जोड़कर
श्रेणी क्रम में जोड़कर यदि समान समय तक समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनों पर जमा होने वाले द्रव्यमान अपने अपने तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। समानुपाती आ गया बेटा, ये बना लीजिए। अब बना करके हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट डे के लिए, ताकि मालूम रहे क्या पढ़ना है। फैराडे नियतांक, ये सूत्र बना के सब लिख लीजिएगा। M1 M2 W1 W2 क्या है, अभी बोले थे ना। जिसको नहीं लिखने आता है मैं फिर पढ़ देता हूँ। M1 बटे M2 बराबर W1 बटे W2। M1 है पहले वोल्टामीटर के इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान, M2 है दूसरे वोल्टामीटर के इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान, W1 है पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार, और W2 है दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक बेटा, आप हेडिंग डाल दीजिए और बायो निकालिए जल्दी से, समय ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट डे की हेडिंग है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक, ओके बेटा, थैंक यू। चलिए पिछले दिन जो है हमने आपको टेस्ट ट्यूब चाइल्ड के बारे में बताया था, IVF के बारे में बताया था, और फिर सेरोगेट मदर के बारे में बताया था। सेरोगेसी क्या होती है,
तो आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सिरोगेसी पर सर हमको लिखा दीजिए, तो लिख लीजिए। कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, याद है ना, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए शेरोगेट मां का उपयोग किया जाता है। शेरोगेट मां का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, सामान्य रूप से होता है, किंतु कुछ विकारों के कारण कुछ विकारों के कारण, विकार समझते हैं ना, दोष, माने उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आया बेटा? कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता। भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में स्त्री के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। हो गया। तथा भ्रूण को 32 सेल स्टेज, याद होगा 32 स्टेज का मतलब हो गया ब्लास्टोसील। हाँ, 32 सेल स्टेज में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में इसे माउंट कर दिया जाता है। समझ गए ना? माउंट कर दिया माने रोक दिया। अब समझ गए? माउंट कर दिया जाता है, यही स्त्री सेरोगेट मदर कहलाती है। और फिर यह भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाने पर
विकसित हो जाने पर वह एक शिशु को जन्म देती है। को जन्म देती। अब समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? अगर दिक्कत हो तो दोबारा समझा दें। चलिए जी। तो बेटा सेरोगेट मदर क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमने पिछले दिन में कहा था कि बेटा अब हम लोग रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है उसके बारे में अब तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग को बीमारी पर बात करनी है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी महिला या पुरुष जननिक रूप से स्वस्थ नहीं है, समझ गए ना? तो जाहिर है कि उसको संतान नेचुरली जैसे होता है नहीं होगा। ध्यान से समझ आ रही है? अब चूंकि फिर से तो पूरा लेक्चर नहीं क्लियर हो किया जा सकता है, तो आप समझिए, अगर दिक्कत हो तो बताइए मुझे। अगर कोई भी महिला या पुरुष जननिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो बताइए उसको संतान नहीं होगा। अब नहीं होगा तो उसके विकल्प आपको दे दिए गए कि कैसे कराया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला जननिक रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं है, अगर वह कुछ एक स्त्री और पुरुष के बीच में जैसे सामान्य रिश्ते होते हैं, अगर वो वैसे रिश्ते नहीं अपना रही है, अर्थात एक सीधे सीधे कहूं तो एक महिला अगर दिन में एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध रख रही है या कोई एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्री के साथ संबंध रख रहा है, यानी यौन संबंध का मतलब और संबंध से नहीं मतलब है, सेक्सुअल रिलेशन, तब उन दोनों के द्वारा रोग का ट्रांसफर किया जाता है और इससे जो जनित बीमारियां होती हैं उन्हें हम एसटीडी कहते हैं। यानी कि एस माने सेक्सुअल, टी माने ट्रांसमिटेड, डी माने डिजीज, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्थात लिंग से। अब देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअल का मतलब यौन, ट्रांसमिटेड माने स्थानांतरित, डिजीज माने रोग, यानी कि यौन जनित रोग या यौन से स्थानांतरित बीमारियां या रोग, इसे बोलते हैं एसटीडी। इसका मतलब साफ हो गया कि इस मानव समाज ने जो रचना की है उस रचना में एक स्त्री के लिए एक पुरुष की व्यवस्था है, तो उसको जो सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहिए वो जिस पुरुष के लिए जो स्त्री दी गई है या समाज ने नियत कर दिया है, उसे सेक्सुअल रिलेशन केवल उन्हीं के बीच में ही रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। दूसरी बात, दोनों को अपने साथी के प्रति पूरी तरह वफादार और ईमानदार होना चाहिए, यानी कि वह स्त्री को जब भी प्रजनन करना हो अपने ही साथी का सहयोग लेना चाहिए, या अगर वह पुरुष है
तो उसे भी प्रजनन करना है तो अपने ही साथी का चयन करना चाहिए। अब उसे कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो दूसरे पुरुष का संबंध करे, अथवा पुरुष है तो उसे भी ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो अन्य स्त्री का संबंध करे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से रोग पैदा होते हैं और इस तरह के रोग को यौन जनित रोग कहते हैं और इससे पुरुष और स्त्री दोनों इन्फेक्टेड होते हैं। और अगर कोई एक महिला जो प्रोसिक्यूशन के धंधे में है यानी वेश्यावृत्ति कर रही है, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसके साथ दिन में जितने भी पुरुष आके संबंध बना रहे हैं बोलो ये महिला के शरीर से उसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अथवा एक महिला स्वस्थ है और वह प्रोसिक्यूटेड है अर्थात वेश्या है, तो जब वेश्यावृत्ति कर रही है तो उसके पास कोई भी ऐसा डॉक्टर वहां बैठा हुआ नहीं है जो आने वाले कस्टमर अर्थात पुरुष की जांच करके उसको फिजिकली और मेडिकली फिट माने और तब उसे कहे जाओ तुम इसके साथ संबंध स्थापित करो। ऐसा तो है नहीं, उसने तो व्यवसाय कर रखा है। तो आने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कस्टमर है और वो कस्टमर अस्वस्थ है या स्वस्थ है, पूर्व से किसी बीमारी से ग्रसित है या स्वस्थ है, इसकी जांच किए बिना ही वो महिला उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म करती है। तो बताओ उस स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा इस महिला को बीमारी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और फिर ये महिला के पास जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो यह बीमारी उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसी ही बीमारियों को कहते हैं यौन जनित रोग। इसका मतलब कि एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण हमें इस बात को बड़ी स्पष्ट रूप से समझा रहा है कि सबके साथ किसी पुरुष को सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए और सबके साथ एक महिला को भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्थितियां सेक्सुअल डिजीज को जन्म देती है। जैसे आप एक छोटा सा अध्ययन देखेंगे, आपके गांव में देखना हमारे यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब लोग काम की तलाश में एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और इसमें जाने वाले आपको मैक्सिमम अनस्किल्ड लेबर मिलेंगे। अनस्किल्ड उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो और उसने किसी भी धंधे को सीखा ना हो, अर्थात वो सीधा कार्य अपने शरीर के द्वारा करता है। अर्थात मेरा अर्थ आप समझ गए, जैसे कि किसी को मिट्टी फेंकना है, ईटा ढोना है, इसके लिए कौन सी पढ़ाई चाहिए? इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो ऐसे काम करने वाले को अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। दूसरा स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे काम करने के लिए सीखना पड़ता है। जैसे बढ़ईगिरी, राजमिस्त्री, वेल्डिंग, मैकेनिक का काम, ये सबको सीखना पड़ता है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बोलिए, समझ आ रही है? इसे बोलते हैं स्किल्ड लेबर। तो अनस्किल की मजदूरी कम होती है, स्किल की मजदूरी उससे ज्यादा होती है। जैसे अगर आप कभी अपने यहाँ लेबर बुलाइए मिट्टी ढोने को तो वो 300 रुपए इस समय रेट चल रहा है संभवतया, तो 300 मांगेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे किसी बढ़ई को बुला ले आइए, लोहार को बुला ले आइए, तो वो 300 नहीं मांगेगा, ज्यादा मांगेगा। जैसे अभी मैं थोड़ी दिन पहले लकड़ी का काम करा रहा था, तो उसने कहा भैया मेरी मिस्त्रियाई 600 रुपए है। हमने कहा चलिए भाई जो है आप करिए काम। तो वो भी स्किल्ड लेबर है, दैट इज नॉट कंप्लीटली एजुकेटेड। तो यही दो एक ऐसी कैटेगरी है
जिसमें आप देखोगे हमारे गांव देहात के एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे ज्यादातर पुरुष, लेकिन स्त्रियां भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही हैं, स्त्रियां भी जाती हैं। अभी आप यहाँ देख रहे होगे बगल में एक काम हो रहा है, देखना एक महिला वहां कितनी मेहनत से काम करती है, मैं देख के दंग हो जाता हूँ। वो गिट्टी बालू सब करती है। और आप लोग कभी जाइए दिल्ली, तो दिल्ली में जैसे ही आगरा से आप क्रॉस करेंगे, आगरा से भरतपुर 7 किलोमीटर है, यानी वहीं से राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। तो राजस्थान की जितनी लड़कियां महिलाएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में खेती मुख्य रूप से बारिश पे डिपेंड है, क्योंकि पानी कम बरसता है। तो वो सारी लड़कियां लड़के मथुरा से पर डे, आगरा से पर डे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली काम करके फिर रात में वापस चले जाएंगे घर। और उसमें से ज्यादातर कैरियर का काम करते हैं। कैरियर क्या होता है? जैसे आगरा है, मथुरा है, अब वहां के व्यापारियों को माल चाहिए, तो वो जाएंगे तो समय लगेगा। ये काम वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट भी करते हैं। अब आप इसको समझिए कैसे करते हैं। और ज्यादातर तो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज के हैं, जो कि मथुरा और आगरा टूरिज्म का क्षेत्र है, माने यहाँ पर्यटन है, तो इसलिए ज्यादातर आप लोग जैसे लड़कियां लड़के गाइड, टूरिस्ट गाइड का कोर्स करते हैं, और वो अपना रिलेशन रखते हैं होटलों से। और होटल में जब भी कोई कस्टमर आता है और उसको टूरिस्ट चाहिए, तो वो वहां से फोन करके उनको बुलाते हैं, और वो लड़के दिन भर उनके साथ उनको सारा कुछ घुमाएंगे, लड़कियां हैं घुमाएंगी और उनको सारी जानकारी देंगी। उसके एवज में उनका 1000, 2000, 500 का पर डे की कमाई हो जाती है। तो इस तरह इस एरिया के जो बच्चे हैं बड़े एडवांस होते हैं और बहुत ही मेहनती भी हैं, और उनको इस बात का हमेशा वो रहता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त चीजें जान जाएं, क्योंकि उसी पर उनकी कमाई है। जैसे आप लोग को अगर कहा जाए कि छुट्टियां हैं, चलिए सीख लीजिए, तो बहुत लोग कम होंगे जो सीखना चाहेंगे, ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड करेंगे घर में। बट वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ हर माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। तो ये एक वहाँ का नेचुरल चीजें हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, यानी ये पहले से ही माइंड में आ गया था। दूसरा जो वहाँ का लेबर वर्ग है, वो जिस तरह का हुनर जानता है उसके लिए है। तो आप कभी अगर जाइए तो देखिएगा सब 18 से 25 साल की उम्र के लड़के लड़कियां वहां ट्रेनों में बैठ जाएंगे और वो सब जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में काम करेंगे, फिर शाम को लौट आएंगे, क्योंकि दिल्ली में हर तरह का काम है। तो जैसे मैंने करियर की बात कही थी, तो अब जैसे मथुरा है, आगरा है, यहाँ के ग्राहक दुकान वाले अपनी बात कर लिए दिल्ली में कि मुझे ये आइटम चाहिए, तो वहां वो सारा आइटम पैक हो गया, पैसा आप तो जान ही रहे गूगल पे से दे दिया गया, पैसा विड्रॉ हो गया। अब लड़का जो पढ़ रहा है वहाँ यूनिवर्सिटीज में या दिल्ली में, अब वो शाम को जाएगा, उसके यहाँ से सामान पैकिंग किया हुआ है, अब वो पैकिंग सारा सामान ऑटो पे लेके आएगा ट्रेन में, और ट्रेन में सामान लोड करेगा और लोड करके ले आएगा आगरा, जहाँ का रहा होगा मथुरा, ले आकर के उस सामान को उतरवा देगा। उतरवाने से पहले वो फोन कर देगा दुकान वाले को, भैया देखो मैं आ रहा हूँ। अब वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, सब सामान लोड करेगा, अपना ले जाएगा, और इनको इसके लिए जो पैसा है 150, 200 जो भी इनकी तय होगी वो उनको मिल जाएगी। तो इसे बोलते हैं कैरियर। तो हमारे एरिया से जो ये बच्चे जाते हैं, लड़के लड़कियां जाते हैं, ये वहां जाकर के चूंकि अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं। आप देखना देहात में क्या होता है, देहात में आप काम कराते हो तो क्या कहते हो, अच्छा काम हो गल तो पापा ना हुआ 2 दिन बाद आके पैसा ले जी, 2
2 दिन बाद आएगा तो कुछ आप देते हो, फिर रोक लेते हो। अर्थात उसको फुल्ली पेमेंट एक टाइम पे नहीं दे पाते हो। ये नहीं है कि आपके घर नहीं है, बट आपकी सोच ऐसी है, आप उसको एक टाइम मुफ्त पैसे ही नहीं देते हो, बट उसके पास मजबूरी है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह क्या करता है, एरिया छोड़ के भाग जाता है, माइग्रेट कर जाता है। और वहां जब जाता है तो वहां जाने के बाद उसको करंट पैसे मिलते हैं, क्योंकि शहर में सारा रिलेशन पैसे का है। पैसा है काम कराओ, नहीं पैसा कोई काम नहीं करेगा। ये नहीं करेगा कि भैया कल आके ले जाना, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत पैसा चाहिए। तो इसलिए जब उसको तुरंत पैसे मिलते हैं तो जानते हैं, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर उसको तुरंत पैसे मिल जाए तो वो पैसा उसके दिमाग को खराब करता है, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसको पता ही नहीं है पैसे कैसे यूज करना है। तब वो उस पैसे को कहाँ यूज करता है, गलत रास्ते से, अर्थात नशा करने में, जैसे दारू पीने में, यानी सारी जितनी बुराइयां होती हैं उन्हीं में वो खर्च करने लगता है। कुछ पैसे घर भेज देता है, और जब वो गलत संगत करता है तो जाहिर है कि मनुष्य केवल भोजन के लिए नहीं पैदा हुआ है, अतः पत्नी से दूर रहने की वजह से वह अनेक गलत रास्ते अपना लेता है, अर्थात वेश्यावृत्ति में लग जाता है और वेश्या के पास जाने लगता है। और उसके पास जो जाने वाला व्यक्ति है वह बीमारी लेके आता है, और जब वो वहां बीमार हो जाता है तब वो जगह छोड़ के घर आता है। क्या कह देगा, पनिये सूट नहीं कर रहा था, आके वो ये थोड़ा कहेगा कि मुझे ऐसा हो गया है, वो क्या कहता है, पानी शूट नहीं कर रहा था। ये नहीं कहेगा आके कि हमारे अंदर दुर्गुण आ गए थे या हम ऐसे करने लगे थे। अब वहां से बीमारी लेके आता है, अब ये बीमारी वह अपने बीवी बच्चों में ट्रांसफर कर देता है। अब आप कहोगे बीवी में ट्रांसफर तो कर देगा, बच्चों में कैसे? सुनो कैसे। जब वो आकर पत्नी के साथ मीटिंग करता है तो वो बीमारी पत्नी को चली जाती है, और पत्नी पर डिपेंड बच्चे हैं, तो पत्नी को हो सकता है उसको शिशु हो, मतलब बच्चा हो जो अभी दूध पान कर रहा हो, तो ये बीमारी बच्चे को जन्मजात चली गई। अब देखा रोग कहां से कहां जा रहा है, ऐसा हो गया। अब अगर उस पत्नी ने भी कुछ संबंध रखे हो दूसरे से पति के अभाव में, तो अब ये रोग उस व्यक्ति को भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि गांव में समाज में कुछ रिश्ते दिखाने के होते हैं, कुछ रिश्ते लोग छुपा के रखते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो वहां भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर हमें यौन रोग से बचना है तो इसका एक ही उपाय है, और वो सबसे बड़ा उपाय है, हम नैतिक रूप से मजबूत बने, अर्थात अपने साथी के प्रति खुद भी ईमानदार रहें और साथी भी मेरे प्रति ईमानदार रहे, तब हम सेक्सुअल डिजीज से बच सकते। और अगर इसमें बेईमानी हुई तो होगा ये बीमारी ट्रांसफर। उसका कारण एक और भी है कि अब जब एक पति के लिए एक पत्नी नियुक्त कर दी जाती है, तो दोनों को, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हर शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग है, तो उन दोनों के परस्पर मैटिंग से उन दोनों के शरीर में एक दूसरे के प्रति एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है, अतः अब इन दोनों से एक दूसरे को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये रोज पति पत्नी बदलते हैं तो हर शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग है। इसीलिए मैंने एक बार और भी बात कही थी कि आप लोग जब बच्चे थे तब तक एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, लेकिन अब जब आप बड़े हो गए, अर्थात आप में जब हार्मोन के प्रभाव से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनने लगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई, पुरुष में सीमन फॉर्म होने लगे, तो अब आपको अपने इनर गवर्नमेंट्स कभी भी घर में शेयर नहीं करने चाहिए।
जो कि हर शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि माता पिता के बेड पर कभी भी किसी भी बच्चों को नहीं बैठना चाहिए। जिस बेड पे माता पिता सोते हैं, जिस चेयर पे ज्यादातर बैठते हैं, उन चेयर्स पर या उन बेड पे आपको कदापि नहीं बैठना चाहिए या सोना चाहिए। कारण क्या है, आप खुद अनुभव करके देख लें। आप जब सो जाते हो तो माता पिता दो विषयों पर बात करते हैं। एक सबसे बड़ा विषय होता है आर्थिक यानी धन पैसा, और दूसरा आपकी चिंताएं और परिवार की इज्जत। अतः उनका विषय हमेशा आर्थिक रूप से चिंताग्रस्त होता है कि भाई पैसे नहीं है तो शादी करनी है, तो घर बनाना है, तो ये करना है, तो वो करना है, मतलब इस प्रकार का उनका चिंतन रहता है। और दूसरा कि उनके अलावा वो ज्यादातर इन समस्याओं के निराकरण के लिए आपस में कभी अच्छी तरह भी बात करते हैं, कभी किसी बात पर गुस्सा भी जताते हैं, किसी प्रकार किसी विषय पर डिस्कस करते हुए किसी थर्ड पर्सन को लेकर आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह बॉडी से निकलने वाले फेरोमोन्स। ओके, तो ये